हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल है यानी वह डिस्टेंस के साथ फोर्स का वैल्यू चेंज होता है तो इस केस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम है वह वैलिड है कि नहीं। तो इसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस केस में देखा था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि यह साइक्लिस्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और यह कांस्टेंट फोर्स लगाता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू होता है f और d के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, यानी f जो है नेट फोर्स है और d डिस्प्लेसमेंट है। तो और हाफ एम वी स्क्वायर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम यू स्क्वायर हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी के आई। तो हम लोगों ने देखा था कि और एफ डॉट डी यानी फोर्स और डी का डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह वर्क के इक्वल होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यानी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वह उस नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा, यानी के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्लू। के एफ यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और डब्लू वर्क डन है। अब हम देखते हैं कि जो अगर फोर्स को वेरिएबल कर देते हैं यानी फोर्स जो है वह एफ कांस्टेंट नहीं है, वह डिस्टेंस के अनुसार यानी अलग अलग पोजीशन पर उसका जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वह अलग अलग है। तो इस केस में हमें प्रूफ करना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है। तो कंसीडर ए साइक्लिस्ट ऑफ मास m मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस एंड एक्टेड ऑन by a net force fx that is directed along that axis। तो मान लेते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, उसका मास m है और उस पर fx फोर्स लग रहा है और स्ट्रेट लाइन में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है। यहाँ पर fx फोर्स का मीनिंग हो गया कि जो फोर्स f है वह x के साथ यानी पोजीशन जैसे जैसे उसका चेंज होता है f का वैल्यू यानी फोर्स का वैल्यू भी वह चेंज होता है। तो इस केस में देखते हैं कि हम अगर कि जो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है वह वैलिड है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं कि साइकिलिस्ट है, अगर इस पोजीशन पर है जब तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर है। तो हम इसको जो इक्वेशन है इसको हम दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यह हो जाएगा लेफ्ट साइड का जो टर्म हो जाएगा डी के बाई डी टी और राइट साइड का टर्म हो जाएगा डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड का टर्म है और डी के बाई डी टी और राइट साइड का जो टर्म हो जाएगा हाफ एम डी वी स्क्वायर बाई डी टी। तो इसको हम फर्दर चेंज कर सॉल्व करते हैं तो हाफ एम डी वी स्क्वायर बाई डी वी बाई डी टी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डी वी से न्यूमरेटर और डोमिनेटर दोनों को डी वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों को हम डी वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी के बाई डी टी हो जाएगा हाफ और डी वी स्क्वायर डी वी डिफ्रेंशिएशन डी वी स्क्वायर बाई डी वी का वैल्यू हो जाएगा टू भी हो जाएगा। तो इसको हम 2v से मल्टीप्लाई कर देंगे और m तो कांस्टेंट है तो और बाकी बच गया dv बाई डी टी। तो ये dv बाई डी टी हो जाएगा, यानी राइट साइड का जो टर्म हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 2mv dv बाई डी टी और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो जाएगा dk बाई डी टी हो जाएगा m dv बाई डी टी v। और जो dv बाई डी टी होता है वह क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो dv बाई डी टी की जगह पर हम a लिख सकते हैं। तो अब हो जाएगा dk बाई डी टी इक्वल टू एम ए वी। और एम ए न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि जो एम ए यानी मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह
फोर्स के इक्वल होता है। तो dk/dt हो जाएगा Fv, और v हम जानते हैं v इक्वल होता है dx/dt, यानी जो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यह हो जाएगा dk/dt F, और v की जगह हम लिख देंगे dx/dt लिख सकते हैं। और अब देख रहे हैं कि dt दोनों साइड में है, तो dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच जाएगा हमारे पास dk इक्वल टू एफ dx, यानी dk यानी स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया एफ dx। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, जो इक्वेशन है इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन xf, यानी जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन xf है और इनिशियल पोजीशन xi है। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोअर लिमिट लेंगे xi लेंगे और अपर लिमिट xf लेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी का जो लोअर लिमिट हो जाएगा ki हो जाएगा और अपर लिमिट हो जाएगा kf हो जाएगा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा kf माइनस ki, यानी इंटीग्रेशन ki kf dk का वैल्यू हो जाएगा। डीके को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा k हो जाएगा, और इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन xi, यानी लोअर लिमिट हो जाएगा xi और अपर लिमिट एफ dx। और हम लोगों ने जो वर्क डन निकाला था वेरिएबल फोर्स का, अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है यह होता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट xi अपर लिमिट एफ dx के इक्वल होता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में निकाला था। तो वर्क डन यह हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं kf माइनस ki इक्वल टू w, यानी वर्क डन। तो थस द वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर ए वेरिएबल फोर्स, यानी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वह वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर, उस केस में भी वैलिड है। और इसको हम लोग इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे एग्ज़ाम में यानी जेईई IIT या नीट के एग्ज़ाम में इस तरह इस थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।